पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी का दिन कह सकते हैं आप, जहां पे शॉर्ट कवरिंग के दम पर इंडेक्स 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। 18,015 आज इंडेक्स पे क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक समय पर तो इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में एक जोरदार तेजी आई रिलायंस IT स्टॉक्स में, जिसके दम पर आज इंडेक्स में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। तो 18,000 के ऊपर जाके कहीं इंडेक्स ने क्लोजिंग दी और इंफ्रा मेटल ये दोनों स्पेस में एक अच्छी तेजी रही। IT एक बढ़िया रिकवरी में तो है ही, ऑलरेडी 23-24% लोअर लेवल से रिकवर भी कर चुका है। मेटल स्पेस में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा था। BSE में स्मॉल कैप इंडेक्स आज पार्टिसिपेट कर रहा था, ब्रॉडर मार्केट्स वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही तेजी के साथ कामकाज करते हुए करीब एडवांस क्लाइंट्स में भी 1400-1500 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में थे और 1100-1200 शेयर ऐसे थे जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। 250 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में कुछ हद तक पार्टिसिपेशन, लेकिन मेजरली आज जो पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा वो आ रहा था स्पेशली IT स्पेस की तरफ से, स्पेशली हैवी वेट की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिनों के अंदर ही 6% के आसपास तक का रिटर्न देकर गया, तो मेजर सपोर्ट वहां से भी आज के सत्र में था। निफ्टी बैंक करीब 1/4% की बढ़त दिखा रहा था। FMCG स्पेस के अंदर आज लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे सेलेक्टिव स्टॉक, सेलेक्टिव सेक्टर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे थे। नंबर्स का इम्पैक्ट रहा आज अपोलो हॉस्पिटल में, बढ़िया नंबर 4.5% के आसपास की तेजी, अनुमान से बेटर साइड पर आंकड़े। नंबर्स थोड़े वीक थे लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, लोअर एंड के आसपास खड़ा था, तो इसलिए पुल बैक कह सकते हैं। सीमेंस में नंबर्स के बाद खरीदारी देखने को मिली, 3-3.5% के आसपास का मूव नंबर्स के बाद वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर है EKI एनर्जी में, जहाँ पर लगातार तीसरा दिन जबकि सेल ऑफ था। ऑडिटर इश्यूज और नंबर्स का इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखने को मिला। टोरेंट पावर आज बड़े समय बाद यहाँ पर मूव आया, करीब 10-11% का F&O का टॉप गेनर बनकर ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। TVS मोटर में फंड रेजिंग की खबर और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, अलग अलग अर्निंग्स जिनके दम पे मूव था। लास्ट आवर में नेस्ले में बाइंग थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाइंग थी। नेस्ले नंबर्स हैं कल, उससे ठीक पहले बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। ONGC में नंबर्स के बाद वीकनेस प्रिवेल हुई, 3% के आसपास की बिकवाली आज वहाँ पर देखने को मिली। तो अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, अलग अलग नंबर्स, अलग अलग ट्रिगर्स के दम पे मार्केट्स में कामकाज था। लेकिन जो बढ़िया मूव आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा IT स्पेस में। एक तरफा इस पूरे स्पेस के अंदर अच्छी बाइंग बनते हुए दिख रही थी। चलिए अब सीधे सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गया वीडियो, वीडियो ही मिस हो जाता है। एनीवेज सबसे पहला सवाल जो है वो है, नाइस बैकग्राउंड, थैंक यू तेजस सर। Divis -20, Pidilite -5, HDFC Life -5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड एवरेज नाउ और नॉट। तो Divis ज़्यादा बेटर हुआ ना, खुद ही आपने लिख दिया, क्योंकि जहाँ पे स्कोप ऑफ मतलब रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, जहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ी डिस्काउंटिंग हो चुकी है, वहाँ पर आप तवज्जो दे सकते हैं ना। जो ऑलरेडी नीचे से रिकवर होगा उसमें क्या आप एवरेज करेंगे। तो Pidilite में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, इसका 10% के आसपास टूटा था और फिर वहाँ से वो रिकवर होने के बाद करीब 5% नीचे रह गया अपने हाई से। लाइकवाइज HDFC लाइफ भी वो इंश्योरेंस वाली न्यूज़ फ्लो पे एकदम से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आया था, फिर वहाँ से रिकवर हो गया। सो जब रिकवरी में आपने मतलब जब फॉल में आपने एवरेज नहीं किया तो रिकवरी में एवरेज करने का लॉजिक है। सो बेटर यही कि आप एटलीस्ट, अगर आप मोमेंटम ट्रेडर नहीं है तो ऑब्वियसली तो आप Divis Lab ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू। निफ्टी का स्टॉक है, लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर है और अदरवाइज भी फंडामेंटल तो कोई ऐसा इशू है नहीं। एक क्वार्टर के नंबर ज़रूर इस क्वार्टर के वीक थे, लगा इनफैक्ट दूसरे क्वार्टर के नंबर्स वीक थे, जिसके बाद आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अगर इफ़ इन केस आप इन तीनों में चुनाव करना चाह रहे हैं तो Divis ज़्यादा वेल पोजिशन आपको दिखाई पड़ेगा। CG पावर को ऐड करने के लिए कौन सा लेवल ठीक रहेगा? निक्सर मतलब जिस लेवल से देख रहा हूँ उस लेवल से तो कोई लेवल ही क्या बताऊँ। 18 रुपये का चलता हुआ शेयर 13 रुपये का और आज 300 रुपये प्लस है, बट महंगी साइड पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 75 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी काम काज कर रहा है, लेकिन दो ही चीज़ें होंगी, इधर अर्निंग अपग्रेड हो जाएगी विद EPS इम्प्रूवमेंट जो क्वार्टर बाय क्वार्टर हो रही है, और ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन मिल जाए तो PE को वैसे एडजस्ट कर देगा। तो इन केस EPS एडजस्टमेंट, क्योंकि जो EPS लगातार बढ़ी रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, तो वो तो पार्टीज के लिए ऑलरेडी फेवरेबल है ही। लेकिन अदरवाइज अगर आप PE को एडजस्ट होता हुआ देख रहे हैं तो कोई भी फॉल 240, 45, 46, 60 ये जोन्स के आसपास मिल जाए तो बढ़िया जोन्स है।
लेकिन मतलब डिपेंड करता है किस न्यूज़ फ्लोज के बीच में आता है। और अगर आपके पास पुरानी खरीदारी है तो एवरेज करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एवरेज प्राइस ख़राब कर देगा आपका। सो एटलीस्ट उस केस में तो आप वेट एंड वॉच करें, नंबर्स को वॉच करते रहें और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लेते रहें। ओके, केमिकल सेक्टर में रिकवरी कब तक आ सकती है? अनुभव सर, पिछले साल पूरा इसका नाम था केमिकल के, तो एक साल अगर बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है तो दूसरा साल रुक भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब अब दीपक फर्टिलाइज़र 100 रुपये का 1000 रुपया, दीपक दूसरा वाला जो है नाइट्राइट वो भी करीब करीब 400 रुपये का 3000 रुपया तक। तो इस तरह की इतनी बड़ी तेज़ी तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल गेन आ चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल गेन्स के बाद अगर थोड़ा ब्रीदर ले भी रहा है तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ नंबर्स को लेकर। लेकिन ठीक है, वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर है और नंबर्स को क्रूशली वॉच करिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर सबके सीक्वेंशली वीक होते हुए दिखाई पड़े। वाई बेटर बेसिस पे तो बेटर थे कि लो बेस की वजह से, लेकिन सीक्वेंशली नंबर थोड़ा से वीक थे, तो इसलिए भी टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेटर ये कि नंबर्स को आप क्रूशली वॉच करिए और स्टिक विद द गुड कंपनीज, जो भी अच्छी कंपनियाँ उसमें उनके साथ ही रहिए यहाँ पे नंबर सपोर्टिव एटलीस्ट। जुबिलेंट फूड में जायसवाल साहब ऐड करने की भी वजह है, ना करने की भी वजह है, क्योंकि रिसेंटली एक हमारे साथ जानकार जुड़े थे, उन्होंने ये बात मेंशन किया था कि उनको अब जुबिलेंट फूड से ज़्यादा बेटर वेस्ट लाइफ दिखता है, कंसीडरिंग द क्वालिटी एंड द प्राइस, क्योंकि एक बड़ा तेज़ी जुबिलेंट फूड दिखा चुका है। मतलब भूलना नहीं चाहिए कि जुबिलेंट फूड पिछले डिकेड का बेस्ट IPO है। 2010 का आया वो IPO 60-70 रुपये का इसका कॉस्ट बैठता है, जो आज आपके सामने 500 रुपये की रेंज में घूम रहा है, एक बोनस और एक स्प्लिट के बाद। तो इस तरह की तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है जुबिलेंट फूड। वेस्ट लाइफ ऑन द कॉन्ट्ररी शायद अभी तक वहाँ मूव नहीं है, बट स्टिल दोनों में ज़्यादा बड़ा डोमिनेंट प्लेयर अगर देखेंगे, इस क्वार्टर के नंबर तो वेस्ट लाइफ के ज़्यादा अच्छे आए थे और जुबिलेंट के वीक साइड पे आए थे। लेकिन इफ़ इन केस आप अदरवाइज देखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर तो या ज़्यादा बड़ी मार्केट डोमिनेट तो जुबिलेंट फूड ही करता है। सो कंपैरिजन के हिसाब से तो फेयरली प्राइस अभी मतलब प्राइस वाइज जुबिलेंट फूड दिख रहा है, बट बर्गर या पिज़्ज़ा डिमांड उस पर डिपेंड करता है किस तरह की डिमांड दोनों साइड पे आती है। स्टिल ज़्यादा पुरानी होल्ड, ज़्यादा बड़ा ग्रुप तो जुबिलेंट ग्रुप ही है और बड़ा प्लेयर भी वही है। सो दोनों तवज्जो दे सकते हैं, बट लाइक ऑन लाइक बेसिस पे आप ढूंढेंगे तो जुबिलेंट एक अच्छा बेट है, आप ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पे, ऐसा इशू नहीं दिख रहा। ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ इस बार ही 650 के टारगेट्स, कुछ के 550 के भी थे, लेकिन अपर एंड पे 720 के टारगेट्स भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े थे। Is it intelligent enough to keep Eicher Motor for long term? When will cycle of sugar industries will have its go? सिंह सर, आइशर मोटर के केस में अगर आपने पुराने होल्डर हो तो आपने वो 2006 का टाइम देखा होगा जब इसने टर्न अराउंड स्टोरी की थी, जब ये 14-15 रुपये का शेयर होता था, फिर 400 रुपये आया, फिर वहाँ से चलता हुआ 4000 रुपये तक पहुँच गया था, फिर उसके बाद स्प्लिट हुआ और ये दाम आज आप देख रहे हो। तो इस तरह की टर्न अराउंड स्टोरी जो बनी थी वो इसीलिए बनी थी क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को राइट साइज़ किया था, लॉस मेकिंग बिजनेस को घटाया था और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को होल्ड किया था। कंपनी ऑब्वियसली बात अच्छी है, निफ्टी का स्टॉक है, कोई ऐसा इशू नहीं। आज ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी इस पर बड़े पॉजिटिव हैं, करीब 3800-3900 के टारगेट्स आ रहे हैं ब्रोकर हाउसेस और से नंबर्स भी अच्छे हैं, इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन बेटर है, नए प्रोडक्ट प्रोफाइल पे वो काफ़ी बुलिश हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं अपने स्पेस में। और ना केवल ये टू व्हीलर स्पेस है बल्कि वॉल्वो आइशर के नंबर भी काफ़ी अच्छे कमर्शियल व्हीकल स्पेस के, तो आप होल्ड तो कर सकते हो टिल द टाइम नंबर्स अच्छे आ रहा तो आप होल्ड कर ही सकते हो। एंड एज एंड व्हेन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कॉल भी लेते रहोगे, जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड नंबर आएंगे वैसे वैसे आप सिचुएशनली कॉल लोगे। 1-2 क्वार्टर के नंबर वीक हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर अदरवाइज नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ ही रहे हैं विद टाइम तो बेचने वाला कोई रीज़न है नहीं, सो आप आराम से बने रह सकते हो। और रही बात शुगर के केस में, तो शुगर में अलग तरह का ही पैरामीटर है सर शुगर के केस में। मतलब जब मेजर क्राइसिस आप सुनो किसानों की तरफ से अदरवाइज, तब एक बार को देखना कि डेट साइड पे जब रीपेमेंट्स के इश्यूज आने लग जाएं और सेक्टर में इश्यूज खड़े हो जाएं बहुत, तब होता है बॉटम इनका यूजुअली। अभी तो पिछले दिनों काफ़ी स्टोरीज गई इथेनॉल एंड ऑल की, एल्कोहल एंड इथेनॉल की, तो वो पीक होते हैं, तो वो पीक बन भी गया, तो वेट कर लो अभी तो नंबर्स को देखकर, और उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। अभी एटलीस्ट कुछ भी कहना सही नहीं है। जी एंटरटेनमेंट, चिन्मय सर, एक ही कंसर्न है इसमें कि पिछले करीब 20 साल का जो डेटा है जी एंटरटेनमेंट का,
अकॉर्डिंगली उसमें 9% के आसपास का एवरेज रिटर्न आया है पिछले 20 साल का डेटा, जो 2002 से लेकर आज तक का 11 साढ़े 11% की CAGR से ये स्टॉक चला है जी एंटरटेनमेंट में। बट ये स्टॉक के साथ एक क्राइसिस हमेशा रहता है कि ये विद टाइम इसमें न्यूज़ फ्लोज बहुत आते हैं और बहुत इश्यूज आते हैं। इंडिया बुल्स और ये दो ग्रुप को इसलिए आप यूजुअली अवॉइड करा करिए। तो आप बहुत सारे और अच्छे ऑप्शन हैं जिनको तलाश सकते हैं इनकी बजाय, तो आप वो एक्सप्लोर कर लीजिए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर उन्होंने ली भी है तो उनकी अलग मैंडेट हो सकती है, उनकी होल्डिंग का थ्रस्ट नीचे आ गया होगा इसलिए लेना पड़ गया उनको, या वो लेना चाह रहे हो किसी और बेट की वजह से, या किसी कॉन्ट्रैक्ट एवरेज भी कर सकते हैं। सो लेकिन अदरवाइज दोनों नंबर आपके सामने रख दिया। CAGR भी 11% की है पिछले 20 साल की और 9% का एवरेज रिटर्न है साल दर साल। तो दोनों के हिसाब से अगर आपको ये रिटर्न ठीक लग रहा है तो आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन इश्यूज रहते हैं यहाँ पर आमतौर पे बहुत, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। View to invest in one quality stock to beat the market. If something happens like Adani fiasco, we can lose max one day, lower circuit and sell the stock. आलम साहब, मैं आपका सवाल बहुत समझा नहीं, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ आप एक स्टॉक के ऊपर बेट करने की बात कर रहे हैं। अगर तो एक पे तो नहीं करना चाहिए बेट कभी पर भी, कभी भी। हमेशा डाइवर्सिफाई करिए, और डाइवर्सिफाई ना केवल इक्विटी में करिए, गोल्ड जैसी चीज़ों में, इंडेक्स के ऑप्शन वो लेके, ETFs लेके, गोल्ड ETF लेके आप उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कभी भी एक स्टॉक निर्धारित नहीं होता। तो अब एक ग्रुप, एक जैसे फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड का भी रूल है कि 20% एक ग्रुप में, 5% एक स्टॉक में, ये उनका मैक्सिमम वेटेज होता है। तो उस वेटेज को ही आधार मान के आप भी अपना वेटेज तय कर सकते हैं कि एक ग्रुप में मैं इतना लगाऊंगा, और एक सेक्टर में इतना लगाऊंगा, एक कंपनी में इतना लगाऊंगा, और बाकी डाइवर्सिफाई करूंगा तो इक्विटी में, गोल्ड में, या अदर अलग अलग एसेट क्लास के अंदर आप डाल सकते हो। इंडेक्स फंड में एटलीस्ट आप डाल सकते हो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन ही चाहिए तो। ETFs में निफ्टी की ETF चले जाइए, एटलीस्ट 12% का सालाना ग्रोथ वहाँ पे आ ही जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड 14-15%, क्योंकि जो फिरोज़ अजीज़ से हमारी बात हुई थी उनका यही कहना था कि 12% निफ्टी देता है, 3% फंड मैनेजर की एक स्पेशलिटी को लगा कर आप मान लो तो 14-15% वहाँ पर आ जाता है। तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर है। आप खुद का अपना बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि निफ्टी ETF की जो बेस्ट वेटेज स्टॉक्स हैं उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो बना लो डायरेक्टली, कि आप उसमें से 5 शेयर उठा लिया आपने, जो निफ्टी ETF की बेस्ट सबसे ज़्यादा होल्डिंग है जहाँ पर, उसमें आप एंटर कर सकते हो। सो कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज मेक समथिंग, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इज़ क्रूशियल, वो ज़रूर होना चाहिए। किसी एक ग्रुप, एक कंपनी, और अदानी ग्रुप के केस में तो ऑब्वियसली बात है, ये बात मेंशन्ड हुई है शुरू से कि वो बियॉन्ड ग्रेविटी चलने वाले शेयर हैं और बियॉन्ड प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। सो महंगे वैल्यूएशन पर है, तो 300 से ऊपर मल्टीपल यूजुअली मार्केट देता नहीं किसी को भी। सो अब देखिए ये कब तक चलता है फियास्को। अभी के लिए टेक महिंद्रा में आज प्रॉफिट हुआ है, इसे बढ़िया प्रॉफिट के लिए कितने दिन होल्ड कर लें? सर इंट्राडे के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता सत्यम सर, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, तो टेक महिंद्रा जिस जगह पे आपने ख़रीदा है वो जगह वेल पोजीशनड है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन आया नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कोई रिकवरी आई नहीं है। निफ्टी की रिकवरी के ऊपर कल हम कुछ एक सुबह सेगमेंट करेंगे भी, तो आप ज़रूर वहाँ देख सकते हैं, लेकिन IT कंपनी की रिकवरी पर। लेकिन विप्रो लीस्ट रिकवरी वाला स्टॉक है निफ्टी का IT में, एंड टेक महिंद्रा इज़ द सेकेंड लीस्ट रिकवरी वाला स्टॉक IT में। तो अगर रिकवरी फेज शुरू होता है IT का, तो कुछ हद तक ये IT में टेक महिंद्रा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए एज ऑफ नाउ उसमें आपको कुछ खोने के लिए नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं, नीचे मिल जाए तो ऐड भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए कोई आइडिया नहीं है। ओके, और कैम्स के केस में गौरव सर वही 2-3 कंसर्न। पहला, बड़ा रनअप आया हुआ, रनअप के बाद ये स्टॉक मिल रहा है। 2, इक्विटीज़ बहुत रिलीज़ हुई हैं, अभी भी 2% शेयर, 2.5% शेयर BSE ने अपने ऑफलोड किए हैं। तो अगर इस प्राइसेस पर भी ऑफलोडिंग हो रही है तो हायर लेवल पर भी ऑफलोडिंग हो सकती है। सो ये एक कंसर्न मार्केट मान के चल रहा है, जिसकी वजह से भी इसको थम्स डाउन दिया गया। बाकी अदरवाइज कंपनी में तो इशू नहीं है, बट दोनों चीज़ें क्रूशल हैं। नई इक्विटी की सप्लाई और हायर प्राइसेस, मतलब ऑलरेडी वैल्यूएशन साइड महंगा, ये दोनों पार्ट को अगर आप कंफर्ट हैं इसमें तो आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो ये दोनों कंसर्न रहेंगे एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। ओके, EID पैरी सिद्धार्थ सर, शुगर स्पेस में तो एटलीस्ट आप इसे मान सकते हो कि इट्स अ गुड कंपनी। मतलब अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो ये अमंग इंडिया की ओल्डेस्ट कंपनीज में से एक है। ये 1790 या 1780 या 1790-95 की कंपनी है, और बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, 200 साल 250 साल पुरानी हिस्ट्री है। तब ये ओन्ड बाय मुरुगप्पा ग्रुप नहीं थी, तब ये नॉन मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी थी, लेकिन फिर मुरुगप्पा ग्रुप में आई और समय से इसको होल्ड कर रहा है। दिस कंपनी इज इनटू शुगर, दिस कंपनी इज इनटू कन्फेक्शनरी, जो पैरी टॉफ़ी आपने खाई होगी, कॉफ़ी बाइट,
उसके अलावा दिस कंपनीज इनटू वो जो अप्लाई नहीं बाथरूम वेयर्स होते हैं, बाथ वेयर्स, उसमें पैरी वेयर के नाम से आपको इसके प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये अलग अलग सब सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज करती है। विंड मिल में भी है थोड़ा बहुत कामकाज, और केमिकल एंड बाकी चीज़ों में भी है। सो कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रुप बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी ग्रुप देखना चाह रहे हैं, ट्रस्टेड क्रेडिबल ग्रुप, तो आप इसे देख सकते हैं। शुगर में एटलीस्ट एक सेफ बेट अगर देखना चाह रहे हैं तो AID पैरी हो सकता है। फॉर स्मॉल कैप फंड, सर इसके लिए पुनीत जी बेटर ये है कि आप शाम को योर मनी आता है ना म्यूचुअल फंड शो, उसमें जानकार बताते हैं। मैं उसके लिए ज़्यादा जानता हूँ नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैं उस पर आपको टिप्पणी कर फंसाने से अच्छा तो आप ना ही बताऊँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप योर मनी देख लीजिए, उसमें म्यूचुअल फंड के गेस्ट आते हैं रोज़ शाम को, आखिरी में बिल्कुल 6:50 के आसपास टॉप फंड बताते हैं आपको। तो आप वहीं से 4 नोट कर लीजिए, जो 5 दिन के 5 एवरेज फंड नोट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो ले लीजिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, HUL, एशियन पेंट। सर जो लार्ज कैप के बेस्ट स्टॉक हैं वो जहां आपको नीचे मिले वहां आप ऐड कर लीजिए। लार्ज कैप का बेस्ट स्टॉक जहां नीचे मिले वहां ऐड कर लीजिए, इसलिए क्योंकि वो क्वालिटी है और वो नीचे मिल रही है। अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं तो आपके साथ सारे फंड भी उसे होल्ड कर रहे हैं। LIC होल्ड कर रहा है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ, LIC किसी एक कंपनी में अगर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। करीब करीब 10% LIC के टोटल AUM का अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है, क्योंकि सबसे क्रेडिबल है, सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इसलिए। तो इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़ी कंपनियों में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इसीलिए करते हैं, वो स्टेबल होते हैं, फंडामेंटल अच्छे होते हैं। तो लाइकवाइज आप भी उसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी वीकली एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।